हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, या तो मेरा ख्याल है दूसरी बुक से था, लेकिन इस वक्त हम मैथमेटिकल मेथड से ही करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 है इसका, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डेफिनेशन अगर हमें लेनी होगी तो हम वहां से ले लेंगे। 10.1 मैंने आपसे कहा था जरा देख के आइएगा, देख के आया। Okay. 10.1 Assalamualaikum miss. वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, याद है कुछ? हायर ऑर्डर में क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशंस है हमारे पास, जो डेरिवेटिव्स हैं उनका ऑर्डर एक से ज्यादा हो जाएगा, 2 3 4 इस ऑर्डर के हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन की टाइप है कि ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस का मतलब भी आप जानते हैं, और होमोजीनियस का मतलब आपको पता है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखते हैं इस फॉर्म में कि एफ ऑफ डी क्या चीज होती है? एफ ऑफ डी हमारे पास डेरिवेटिव्स का फंक्शन है, एफ ऑफ डी, और इसके साथ हम y लिख लेते हैं क्योंकि y हमारे पास कैसा वेरिएबल है? y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, डेरिवेटिव किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो सकता है। जो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इस इक्वेशन के अंदर, उसको हमने नाम दे दिया है कि ये फंक्शन ऑफ डी है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 अगर हो जाए तो हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस होती है, और अगर आपके पास इस तरह से आ जाए कि एफ ऑफ डी वाई किसके बराबर है? एफ ऑफ डी वाई हमारे पास किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, जबकि एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर ना हो तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस बात को नोट कर लें कि जो डेरिवेटिव्स का फंक्शन है उसको हम स्मॉल एफ के साथ लिख रहे हैं, और जो हमारे पास ऐसा फंक्शन जो इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस बना रहा है उसको हम कैपिटल एफ के साथ शो कर रहे हैं। ठीक है, ये एफ ऑफ डी किस तरह से फंक्शन होगा हमारे पास कि इसमें सारे डेरिवेटिव आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आ जाए हमारे पास डी की पावर 3, डी जो है वो एक ऑपरेटर है, ये बात हम कर चुके हैं। डी की पावर 3 आ जाए प्लस डी आ जाए, ठीक है, या डी का स्क्वायर आ जाए, कोई भी फंक्शन डी के साथ होगा। ठीक है, डेरिवेटिव के साथ हमने यहाँ पर y लगाया हुआ, इसका मतलब है कि ये जो d3 हम लिख रहे हैं d3y, ठीक है, d3y इसका मतलब है कि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप कैसे लिखते हैं? आप इसको ऐसे लिखते हैं कि d3, ठीक है, जैसे इसको लिखने का मेथड है किसी तरह से भी आप लिख सकते हैं, d3y ओवर डी एक्स क्यू। क्या नोटेशन है? कैपिटल डी के साथ शो कर लें या फिर स्मॉल डी के साथ शो कर लें। तो ये जो एफ ऑफ डी है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर, इट इज द फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसको हमने कंबाइन करके, जैसे कि यहाँ पर d3 प्लस डी स्क्वायर को कंबाइन करके एफ ऑफ डी लिख लिया। लेकिन जो ये कैपिटल एफ है ये हमारे पास फंक्शन है किस चीज का? इसमें सिर्फ हमारे पास x इन्वॉल्व होगा। ठीक है, x की कोई पावर आ सकती है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, किसी तरह से भी आ सकता है। ठीक है, तो इस बात को नोट कर ले कि जो हम फंक्शन करेंगे, जो डेरिवेटिव का फंक्शन है उसको हम स्मॉल एफ के साथ शो कर रहे हैं, और कैपिटल एफ इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है जी, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 10 है, डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकल मेथड। ठीक है,
इक्वेशन हमारे पास कैसी है, नॉन होमोजीनियस। 10.2 हम करें, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास कैसी है, नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पर फंक्शन आ रहा होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसके केसेस हैं, आज जो हम केस करने लगे हैं, केस नंबर ए है हमारे पास। केस ए में फंक्शन किस तरह से होगा, फंक्शन इस तरह से है कि इसमें e की पावर ax आ रहा है, ठीक है। फंक्शन की टाइप ऐसे है, ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस बना रहा है, ठीक है। ये फंक्शन जो है डेरिवेटिव का, f ऑफ t डेरिवेटिव का फंक्शन है। f ऑफ x हमारे पास फंक्शन है जो इक्वेशन को क्या बना रहा है, नॉन होमोजीनियस बना रहा है। ये जो फंक्शन आपको गिवन होगा, सवाल को पहले देख लेना है कि फंक्शन जो आपको गिवन है ये किस तरह से है। ये e की पावर ax की फॉर्म है, ठीक है। e की पावर ax, e की पावर x, e की पावर 2x, ये a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपके पास आ रहा है तो ये फंक्शन की टाइप है जो हम केस नंबर ए में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि a is not a root of f of b equals to 0, that is f of a is not equal to 0। अब इस चीज का क्या मतलब है, ये देखें, ये हमारे पास f of d है, स्मॉल f की बात हो रही है, कैपिटल की बात नहीं हो रही। कैपिटल f हमने स्पेसिफिक कर लिया, क्या स्पेसिफिक किया है कि f of x e की पावर ax के बराबर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहाँ पर ये जो ए आ रहा है, ठीक है, ये जो ए आ रहा है, ई की पावर में जो ए आ रहा है उसकी आगे बात हो रही है कि ऐसा तो नहीं है कि हम इस ए को यहाँ पर डी की जगह पुट करें, मतलब कि एफ ऑफ डी हमारे पास डेरिवेटिव का फंक्शन है। हम अगर ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, मतलब कि एफ ऑफ ए ये नॉन जीरो है, मतलब कि a इज नॉट अ रूट ऑफ f ऑफ b इक्वल्स टू 0। आपने क्या चेक करना है, आपने यहाँ पर d की जगह a लिख के देखना है, ठीक है। d की जगह a लिख के देखना है और हमने ये नोट करना है कि क्या a इसकी रूट तो नहीं है, ठीक है। रूट होने का मतलब क्या है कि आपके पास f ऑफ a 0 के बराबर आ जाए। इस केस में क्या कंडीशन है कि f ऑफ a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सही है। अब अगर आपने 10.1 देखी हो तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा वो इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, इसमें दो तरह के सोल्यूशन हमने फाइंड करने हैं। एक सोल्यूशन फाइंड करना है वाई सी, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, वाई सी, ठीक है। वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है जिसको आप शो करते हैं सी एफ के साथ ही, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें हमारे पास सारे वो वाले फंक्शन होते हैं जिसमें हमने कांस्टेंट को साथ लिखा हुआ होता है, और हमने एक वाई पी फाइंड करना है जो कि क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन जब आप फाइंड करेंगे, y इसका सॉल्यूशन है, तो ये इन दोनों से मिलकर बनेगा, ठीक है। वाई सी भी इसके अंदर आएगा और इसके अंदर वाई पी भी आएगा, ठीक है, वाई सी और वाई पी। ये जो वाई सी फाइंड करने का मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर सारे कांस्टेंट आपके पास आएंगे, ये हमने 10.1 के अंदर किया हुआ है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 10.1 को रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। वाई सी हमने किस तरह से फाइंड करना है, अभी भी इन सवालों के अंदर सबके अंदर आएगा। वाई सी जो कि हमने यहाँ पर फाइंड करना ही है, इस पे एक तरह से रिवीजन हमारी हो जाएगी। वाई सी फाइंड करेंगे प्लस वाई पी फाइंड करेंगे किन इक्वेशंस के लिए, ऐसी तमाम इक्वेशंस के लिए जो नॉन होमोजीनियस हैं, ठीक है, ऐसी तमाम इक्वेशंस के लिए जो नॉन होमोजीनियस हैं
उसके लिए हम YC भी फाइंड करेंगे और YP भी फाइंड करेंगे, ठीक है। और ऐसी इक्वेशन जो सिर्फ होमोजीनियस होती हैं, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए आपने सिर्फ YC फाइंड करना होता है, ठीक। YC फाइंड करते हैं जस्ट होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए, लेकिन अगर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस आ जाए तो उसके दो सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं। एक सॉल्यूशन होता है YC और एक सॉल्यूशन होता है YP, और इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करके हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक टाइप की नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस हमारे पास इक्वेशन की टाइप है, और हमने देखा कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कंडीशन क्या है इस वाली टाइप के लिए? इस टाइप के लिए कंडीशन है कि यहाँ पर जो e की पावर में a आ रहा है, ये a 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, e की पावर में जो a आ रहा है उसको रूट नहीं होना चाहिए इसका, एफ ऑफ डी का, ठीक है। मतलब कि आप क्या करें कि एफ ऑफ डी में डी की जगह ए पुट करें तो आंसर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर होगा किसके? e की पावर ए एक्स, जो आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है वही आएगा। e की पावर ए एक्स को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? एफ ऑफ ए के साथ। और एफ ऑफ ए क्या चीज है? एफ ऑफ ए यहीं से आपको पता चल गया कि यहाँ पर एफ ऑफ डी, डी को आपने रिप्लेस कर देना है किसके साथ? ए के साथ, ठीक है। तो ये टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जिसमें ए रूट नहीं है गिवन फंक्शन ऑफ डी, ठीक है। समझ लग रही है कुछ के नहीं? क्लास यस मैम। लग रही है। आगे चलते हैं, इसी का केस ए का ही दूसरा, ठीक है, केस ए की ही दूसरी टाइप है हमारे पास। फंक्शन एफ ऑफ एक्स ई की पावर ए एक्स ही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। पहले हमने कहा था कि ए को रूट नहीं होना चाहिए एफ ऑफ डी का, लेकिन इस केस में क्या होगा कि ए जो है वो रूट हो जाएगी किसकी? एफ ऑफ डी की, ठीक है। Let a be a k-fold root of f of t equals to 0. k-fold का क्या मतलब है कि ये रिपीट हो रही है k टाइम्स, ठीक है। जैसे आपके पास आ जाता है कि x माइनस वन होल स्क्वायर की जो रूट है वो x इक्वल्स टू वन, x इक्वल्स टू वन आती है, तो वो रिपीट हो रही होती है 2 टाइम्स, ठीक है। या कोई और रूट ले लें जो 3 दफा रिपीट हो रही हो। तो यहाँ पर k फोल्ड का मतलब यही है कि हमारे पास जो रूट आ रही है वो k टाइम्स रिपीट हो रही है, रिपीटेड रूट की बात हो रही है। Let a be a k-fold root of f of t equals to 0, ठीक है। पहले केस में a रूट नहीं थी, इस केस में a हमारे पास रूट है, इसकी रूट है f of d की, ठीक है। So that d minus a power k is a factor of f of d। ये बात हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, ठीक है, और प्लस 1 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है कि ये जो x प्लस 1 है ये रूट है किसकी? इस इक्वेशन की, ठीक है। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसी चीज को हम दो एक तरह इस तरह से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। और हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस 1, ये वाला जो x प्लस 1 है ये रूट सॉरी ये फैक्टर है किसका? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि d माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ d। देन कंडीशन आनी चाहिए कि f ऑफ d इज इक्वल टू d माइनस a पावर k फाई ऑफ d। अब आपके लिए इस वक्त ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि फाई ऑफ d क्या चीज़ है, इसको भी हम सवाल में करते हैं, ठीक है। Where phi of a is not equals to 0, then the particular integral is x power k। What is x? x हमारे पास वेरिएबल है, जो वेरिएबल यहाँ पर आएगा वही वेरिएबल यहाँ पर आएगा। x की पावर k लिखनी है, k क्या चीज है? ये हमारे पास ये है कि ये जो रूट है क्या ये रिपीट हो रही है?
कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, अगर k टाइम्स रिपीट हो रही है तो यहाँ पर x की पावर k आ जाएगी, ठीक है। a अगर रूट है और वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, जितने टाइम्स रिपीट होगी वही उसकी पावर में आ जाएगा, 2 3 4। अगर जैसे यहाँ पर ये जो रूट है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रही होती है तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू कितनी है 2, x की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। e की पावर ax सेम रहेगा, जो आपने यहाँ पर k लिखा है उसी का फैक्टोरियल डिवाइड होगा, और फाई ऑफ ए मैं भी आपको बताती हूँ कि फाई ऑफ ए क्या चीज है, ठीक है। ये हमने केस किया है, केस नंबर ए, ठीक 10.2 का ऐसा केस है जिसमें फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी ही आगे दो टाइप्स की हैं, या तो रूट होगी, ए रूट होगी एफ ऑफ डी की, या फिर ए रूट नहीं है एफ ऑफ डी की। तो इस केस को हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। साथ साथ पढ़ना शुरू करते हैं, टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है। 10.2 सवाल नंबर 1 है, टी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4y इक्वल्स टू 15 ई पावर x। सवाल कैसा है, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं है, नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन केस हमने यही किया है। हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना है 15 ई पावर एक्स, ठीक हो गया। ये जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये आ गया, ये वाली टर्म हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, कैपिटल एफ, ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। जो ये फंक्शन है डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4, इट इज एफ ऑफ डी, स्मॉल एफ डी, ठीक है, स्मॉल एफ और डी, इट इज द फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, एफ ऑफ डी। अब हमने नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बात याद कर लो कि जब भी नॉन होमोजीनियस आएगी दो तरह के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, एक वाई सी फाइंड करना है और एक वाई पी फाइंड करना है, ठीक है। वाई सी फाइंड करने का तरीका 10.1 के अंदर है, और वाई पी फाइंड करने के लिए हम इसके मुख्तलिफ केसेस अभी कर रहे हैं, जिनमें से पहला केस हमने देखा है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो अब हम पहले वाई सी फाइंड करेंगे, 10.1 यहाँ पर थोड़ी सी रिपीट हो जाएगी। वाई सी फाइंड करने का तरीका क्या है कि जो आपको डेरिवेटिव्स का फंक्शन गिवन है, ये एक तरह से होमोजीनियस का सॉल्यूशन है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी जाती है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि जो आपके पास एफ ऑफ डी है उसको 0 के बराबर पुट कर दो, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इसको 0 के बराबर पुट कर दो, ठीक है। हम यहाँ पर वाई सी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। 10.1 को यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 को 0 के बराबर पुट कर दो। यहाँ से फैक्टर बनते हैं, फैक्टर बना लेंगे, हमारे फैक्टर बन गए हैं d माइनस 1 और d प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। d की वैल्यू आ रही है 1 और d की वैल्यू आ रही है माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर अब क्या करना है, देखना है कि हमारे पास रूट्स कैसी हैं, ठीक है। 10.1 को रिपीट कर लो, यहाँ पर देखो कि रूट कैसी है, रूट आ रही है d इज इक्वल टू 1, एक रियल रूट है, ठीक है, रियल रूट है, ये भी रूट रियल है, और d इज इक्वल टू माइनस 4, ये भी रूट कैसी है, एक रियल रूट है, ठीक है। और नोट कर लो कि क्या ये रिपीट हो रही हैं, d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू माइनस 4, रूट सब रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। दोनों दोनों डिफरेंट रूट्स आई हैं हमारे पास, d1 है, d माइनस 4 है, रूट्स रिपीट नहीं हो रही। तो इसके लिए अब जो सोल्यूशन लिखोगे वो कैसे लिखोगे, हमारे पास सोल्यूशन आएगा वाई सी, ठीक है, वाई सी। सारे कांस्टेंट इसके अंदर डालने हैं, कितनी रूट्स आई हैं, एक और दो, दो रूट्स आई हैं। कैसे लिखोगे, कांस्टेंट डालोगे c1
ई की पावर में इस रूट के साथ हम इसका आंसर लिखेंगे। ई की पावर यहाँ पर अगर 1 है तो सिर्फ x आएगा, अगर -4 है तो साथ में e की पावर में -4x आएगा। मतलब कि तुमने क्या करना है, e की पावर लिखनी है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखना है। जब जो भी रूट्स आ रही हैं, अगर रूट्स रियल हैं, ठीक है, इमेजिनरी की बात अभी नहीं हो रही, वो भी आएंगी, सवाल करते जाएंगे हमारे पास, ऐसी रूट्स भी आती जाएंगी। इस वक्त जो रूट्स की टाइप है उसको देखो, रूट हमारे पास रियल आई हैं और रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, डिस्टिंक्ट है और रियल है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखना है, ठीक है। कैसे, पहली रूट है सी वन कॉन्स्टेंट हमने इनके साथ डालने हैं, जितनी रूट्स हैं उन सब के साथ कॉन्स्टेंट डालने हैं। C1 e की पावर x, यहाँ पर 1 था इसलिए इधर सिर्फ x आएगा। C2 आया e की पावर -4, d की वैल्यू चूंकि -4 है तो e की पावर में -4x आ जाएगा, ठीक है। कोई और रूट होती, रिपीट ना हो रही होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और रूट आ जाती, d की वैल्यू 3 आ जाती, तो फिर क्या करते, फिर करते कि C3 लिखते, एक और कांस्टेंट, जितने रूट्स आई हैं उतने कांस्टेंट लिखने हैं, और e की पावर क्या लिखते, 3x, ठीक है। यही तरीका है किसके लिए, उन सारी रूट्स को लिखने के लिए जो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। 3 रूट्स हैं अगर, तो 3 कांस्टेंट डालोगे, C1 C2 C3, e की पावर में हम उनको लिखते जाएंगे। x ने लाजमी आना है, एक्सपोनेंशियल बनाना है, इसलिए x लाजमी आएगा, और यहाँ से देखते जाओगे, अगर 1 है तो x के साथ 1 आएगा, अगर यहाँ पर -4 है तो x के साथ -4 आएगा, अगर 3 है तो x के साथ 3 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि नॉन होमोजीनियस है, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब कि वाई सी फाइंड कर लिया, और वाई सी फाइंड करने का तरीका यही है कि जो तुम्हारे पास एफ ऑफ डी है उसको 0 के बराबर पुट कर दो, ठीक है। डी की रूट्स आएंगी, डी की रूट्स जैसे आती हैं उनको देखो कि रियल है, डिस्टिंक्ट है, इस वक्त हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट थी, इसलिए हमने इनको इस मेथड के साथ लिख लिया है। अगला एक और मेथड आएगा जिसमें रियल होंगी लेकिन रिपीट हो रही होंगी, उनको कैसे लिखना है वो भी हम देख लेते हैं। वाई सी फाइंड कर लिया, अब हमने क्या फाइंड करना है, वाई पी। ये जो भी हमने पीछे थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी है वो वाई पी मतलब कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने का मेथड है। वाई सी अगर फाइंड करना है, नॉन होमोजीनियस की जितनी टाइप्स हैं वाई सी तुमने फाइंड करना ही करना है, और उसको फाइंड करने का तरीका 10.1 के अंदर है, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास है वाई पी, वाई पी फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4, यहाँ पर सिर्फ y लिखा हुआ था, क्योंकि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना चाह रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर वाई पी लिखेंगे, ठीक है। वाई पी इज इक्वल टू 15 ई पावर x, ये हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। वाई पी फाइंड करना है, ठीक है। इस वाली टर्म को, जो दूसरी टर्म हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4, इस वाली टर्म को आप यहाँ पर आकर डिवाइड कर दें, ठीक है। ये टर्म हमने एफ ऑफ एक्स के नीचे डिवाइड कर दिया। फैक्टर हम पहले बना चुके हैं, जो फैक्टर बन रहे थे वो फैक्टर हमने लिख लिए, d-1 और d+4, ये हमने फैक्टर बना दिए हैं, ये हमने फैक्टर लिखे, इसके फैक्टर बनाकर लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि ये जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जो टाइप पढ़ी थी वो यही थी कि एफ ऑफ एक्स कैसा हो, एफ ऑफ एक्स इस तरह से हो कि e की पावर में हो, e की पावर ax, ठीक है। और इस a के ऊपर ही सारी कंडीशन होल्ड करती है। यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है, a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो कि क्या 1 वैल्यू डालने से, हमने यहाँ पर 1 वैल्यू डाल के देखनी है, जो a की वैल्यू है इसको एफ ऑफ डी में डाल के देखना है, ठीक है। तो 1 वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 जो है वो रूट है किसकी, एफ ऑफ डी की, ठीक है। पता चल रहा है ना, जो यहाँ पर वैल्यू है
ए की जो भी वैल्यू है उसको हमने कहाँ पर लिख के देखना है, एफ ऑफ डी में लिख कर देखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कि वन वैल्यू डालने से ये वाली टर्म जो है ये जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि ए जो है वो रूट है किसकी, एफ ऑफ डी की। ठीक है, इसका मतलब कि हम जो सेकंड टाइप कर रहे थे वो हमारे पास इस वक्त रिजल्ट आएगा 15 e की पावर x d माइनस 1। अच्छा, जिस फैक्टर के अंदर 1 आपने पुट किया और आंसर 0 आ गया उसमें अभी 1 नहीं लिखना। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि d माइनस 1, इसमें 1 पुट करोगे तो ये आंसर 0 आ जाएगा, इसमें आपने 1 नहीं लिखना। लेकिन अगर कोई और फैक्टर मौजूद है जैसे कि ये d प्लस 4 मौजूद है, इसके अंदर अगर आप 1 पुट करते हो तो ये 0 नहीं होता, तो इसके अंदर आप 1 पुट कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस 4, d की जगह हमने 1 प्लस 4 पुट कर दिया, ये कितना बन गया, 5 आ गया, 15 आ गया, e पावर x d माइनस 1 आ गया, 5 और ये कैंसिल होकर 3 रह गया। ठीक है, अब क्या करोगे, यही वाली जो चीज है d प्लस 4, अभी हमने देखा था ना कि इसका जो सोल्यूशन आता है वो आता है x की पावर k। ठीक है, x की पावर k e की पावर a x, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, डिवाइडेड बाय क्या आता है k का फैक्टोरियल। ठीक, और साथ में क्या आता है फाई ऑफ a। तो ये जो फाई ऑफ a है इस वक्त वो यही है, क्या है फाई ऑफ a, फाई ऑफ a हमारे पास d प्लस 4 मतलब कि a प्लस 4 है, हमने यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी है। 1 प्लस 4 ये हमारे पास फाई ऑफ a है। ठीक है, वो वाली टर्म जिसके अंदर a पुट करने से आंसर 0 के बराबर नहीं बनता, वो वाली टर्म फाई ऑफ a है। ठीक है, ये फाई ऑफ a है। अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें अब क्या करना है, इतना तो हमने कर लिया कि जो टर्म 0 नहीं हो रही थी उसके अंदर हमने a की वैल्यू 1 है, 1 हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर अभी भी d माइनस 1 मौजूद है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे कि x की पावर k, x लिखेंगे चूंकि रिपीट एक ही दफा हो रही है। ठीक है, ये रूट जो है d माइनस 1 ये एक ही दफा रिपीट हुई है, इसलिए यहाँ पर x की पावर 1 ही आएगा। ठीक है, x की पावर 1 e की पावर ax, e की पावर x एज इट इज आ गया, k का फैक्टोरियल, k की वैल्यू 1 है इसलिए 1 का फैक्टोरियल 1 रहेगा। 5 ऑफ a की वैल्यू कितनी आई है, 5 ऑफ a की वैल्यू कितनी आई है 5। ठीक है, 5 और 15 कैंसिल होकर 3x e की पावर x, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने फाइंड कर लिया। जनरल सोल्यूशन कैसे आएगा कि y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई बी, ऊपर जो हमने वाई सी फाइंड किया हुआ है वो वाला लिखा c1 ex प्लस c2 e माइनस 4x, और वाई बी लिखा, वाई बी की वैल्यू कितनी है 3x e की पावर x। ठीक है, वाई बी के अंदर कांस्टेंट नहीं आएंगे, वाई सी की हर टर्म के साथ हमने कांस्टेंट लिखना। समझ आ गया सवाल? मैम ये सेकंड लास्ट स्टेप बताइएगा। सेकेंड लास्ट स्टेप बताइएगा। सेकेंड लास्ट स्टेप हमारे पास ये आया। अच्छा जी, हाँ, हमने ये देखना है, हमने देख लिया कि रूट बन रही थी इसलिए वो सारा काम हमने कर लिया। और यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, उन तमाम टर्म्स के अंदर 1 पुट कर देंगे जो 0 के बराबर नहीं हो रही हैं, वो सारा काम हो गया। अब ये टर्म है d माइनस 1, इसके अंदर अगर आप 1 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। इस चीज को सॉल्व करने का मेथड क्या है, ठीक है, वो मेथड ये है कि आप यहाँ पर ये x की पावर k लिखेंगे। ठीक है, x की पावर k, इस चीज को सॉल्व करेंगे। इतना काम हमने कर लिया हुआ, e की पावर x हमारे पास पहले से मौजूद है। फाई ऑफ a हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, फाई ऑफ a की वैल्यू कितनी आई है 5। ठीक है, वो टर्म जिसमें 1 पुट करने से आंसर 0 के बराबर नहीं होता वो वाली टर्म फाई ऑफ a है। ठीक है, ये टर्म हमारे पास फाई ऑफ a है, ये हमने फाइंड कर लिया। बाकी क्या रह गया, बाकी ये रह गया है कि आप x की पावर k और k का फैक्टोरियल लिखें। ठीक है, x की पावर k, k क्या चीज है, k है हमारे पास के रूट
कितनी दफा रिपीट हो रही है। तो ये वाली जो रूट थी, ये जो 1 हमारे पास रूट आ रही थी, ये एक ही दफा रिपीट हो रही है, इसलिए k की वैल्यू कितनी है, k इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, k इज इक्वल टू 1। x की पावर k मतलब कि सिर्फ x की पावर 1 आ जाएगा, और k का फैक्टोरियल आएगा मतलब कि 1 का ही फैक्टोरियल आएगा। तो ये सारी चीजें 1 के इक्वल हैं, इसलिए हमें पता नहीं चला कि इसका रिजल्ट क्या आया। 1 और 1 दोनों ही 1 आए हैं। बाकी सारा कुछ हम फाइंड कर चुके हैं। e की पावर ax हमने लिख लिया हुआ है, फाई ऑफ a हमने लिख लिया हुआ है। इस चीज को सॉल्व करने का मेथड क्या रह गया बाकी? मैम ये x की पावर जो आई है 1, इसकी समझ नहीं ना आ रही है, कहाँ से आई है? x की पावर 1 ये अभी हमने पढ़ा तो है। ये देखें, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड जो करना है, इसके लिए ये जो हमारा केस है, इसके लिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, उसका फार्मूला हमारे पास यही है कि x की पावर k है, ठीक है, e की पावर ax है, और साथ में क्या है, k का फैक्टोरियल है, और साथ में क्या है, फाई ऑफ a है। अब यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हैं कि x कैसे आया है, तो ये नोट कर लें कि ये d जो है ये डेरिवेटिव है, सारे हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं कि इंटीग्रेशन ले रहे होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ही हम एक तरह से यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करें, और ये भी आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन अगर कांस्टेंट की है तो पावर x आता है, अगर कांस्टेंट की नहीं है, x की है, तो x स्क्वायर ओवर 2 आता है। तो यहाँ पर यही हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है कि k इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 हमारे पास है, रिपीट नहीं हो रही रूट, तो फिर क्या आएगा, x की पावर सिर्फ 1 ही आएगी और k का फैक्टोरियल ही आएगा। इनके जितने भी प्रूफ्स हैं, अगर कॉलेज ओपन हो जाते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्लासरूम के अंदर ही करेंगे, क्योंकि प्रूफ को यहाँ पर करना बहुत मुश्किल है। प्रूफ हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले पेपर में पीछे ही प्रूफ आ गया। तो और मैम अगर अगर कॉलेज ओपन होने से पहले ही पेपर हो अगर गए, नहीं होता फिर तो कैसे फिर करेंगे? आखिर में और क्या हो सकता है, रट्टा शट्टा मारेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ अभी मैंने आपको नहीं कराया। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज हो रहा था वो करा दिया है। सही है, अब हो गया। तो मैम यहाँ पे मतलब हमारे पास k की वैल्यू 1 है और a की भी 1 है, इसका मतलब फिर यही है ना? हाँ जी, के भी मानना होगा। के जो है, ये पाई तरह ऑफ करो, के जो है वो हमारे पास क्या है कि हमने देखना है कि रूट कितनी दफा रिपीट हो रही है, और ए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डायरेक्टली आ रहा है। ठीक, मैम रूट रिपीट हो रही है मतलब? ये देखो ना, अगर यहाँ पर d माइनस 1 का स्क्वायर बन जाता, ठीक है ना, d माइनस 1 का यस मैम। स्क्वायर आ जाता, तो रूट ने रिपीट हो जाना था और k की वैल्यू 2 आ जानी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर x की पावर 2 आ जानी थी, और 2 का फैक्टोरियल डिवाइड हो जाना था। ओके मैम। ठीक है, एक ही मेथड मेरा ख्याल है हम अभी आज पढ़ रहे हैं। वैसे जो क्लास है ना आपकी, 15 मिनट यहाँ पर छोड़े हैं ना, आगे भी एक 5-5-5 मिनट जो है वो हर क्लास में से कम है। तो जो मैम सैटरडे, कल दो मीटिंग कर कल लेंगे ना, जो मतलब सैटरडे सैटरडे को को। मेरा ख्याल है जो क्लास होती है वो 8 से 10 बजे की होती थी, उसे 8 से 9:30 तक कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, जी सवाल मैम। नंबर 2 देख लेते हैं। उसमें आपने क्या करना है, उसमें यही है, e की पावर x है प्लस e की पावर 2x है, मतलब इसको भी अलग से सॉल्व करना है और इसको भी अलग से ही सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों के लिए मतलब आपने जो सॉल्यूशंस आएंगे उनको कंबाइन करके लिखना है, दोनों को सॉल्व करेंगे, इकट्ठे ही सॉल्व कर लें, लेकिन हर एक के लिए आपने इस रूल को चेक करना है कि क्या आपके पास जो रूट आएगी वो इसकी जो आपके पास एक आंसर आएगा, ए जो है वो क्या आपने देखना है कि एफ ऑफ डी की रूट है या नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए क्या करेंगे कि हम पहले YC फाइंड करेंगे और फिर YB फाइंड करेंगे। YC फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, YC फाइंड करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है।
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्या मतलब है कि जो तुम्हारे पास एफ ऑफ डी है उसको 0 के बराबर पुट कर दो। ठीक है, एफ ऑफ डी को 0 के बराबर पुट कर दिया, फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन हुई, फैक्टर बनाने से हमारे पास g की वैल्यू 1, g की वैल्यू 2 आ गई। अगेन मैम ये तो वही 10.1 वाला काम है ना। अगेन क्या है कि हमारे पास जो रूट्स आई हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो c1 e की पावर x लिखेंगे प्लस c2 e की पावर 2x लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद yc के बाद yp फाइंड करने के लिए हमें देखना है अगेन यही सारा प्रोसेस जो भी हमने किया था, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 y गिवन था उसके साथ अब yp लिख लो क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड कर रहे हैं e की पावर x प्लस e की पावर 2x। yp कैसे हो जाएगा कि इस वाली टर्म को डिवाइड कर दो, फैक्टर बना लिए मैं, फैक्टर लिख दो। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर दो, इकट्ठा नहीं सॉल्व करना, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, अलग अलग कर दो इनको। ठीक है, yc इसको भी अलग कर दिया और yp की जो दोनों टर्म्स हैं इनको हमने अलग अलग कर दिया, e की पावर x लिखा प्लस e की पावर 2x लिखा, डिनोमिनेटर हमने हर एक के साथ लिख लिया। अब यहाँ पर आ जाओ, देखते हैं कि a के साथ a हमारे पास इस वाले के लिए a इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 पुट किया हमने यहाँ पर, तो पहला फैक्टर 0 हो गया। ठीक है, और दूसरे फैक्टर में हमने 1 पुट कर दिया 1 माइनस 2, जिसके अंदर 1 पुट कर सकते हो, जो सोल्यूशन 0 नहीं होता उसको आप मतलब के जो फैक्टर 0 नहीं होता उसके अंदर आप उस वैल्यू को पुट करते हैं। 1 माइनस 2 आ गया, e की पावर x आया, 1 माइनस 2 से क्योंकि माइनस साइन आया माइनस साइन बाहर आ गया, e की पावर x t माइनस 1, इतना हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है 2 पुट करने से हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 2 माइनस 1 आ जाएगी, d माइनस 2 चूंकि 0 हो रहा है इसलिए हम इसमें 2 पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर है इसकी पावर कितनी है 1। ठीक है, मतलब कि k की वैल्यू इसके लिए 1 है, तो क्या लिखना है x लिखना है। ठीक है, x की पावर k मतलब कि x की पावर 1 और इसको डिवाइड करना है 1 के फैक्टोरियल से, 1 का फैक्टोरियल चूंकि 1 है इसलिए आंसर यही रहेगा, x साथ में आ जाएगा बस। ठीक है, अब इधर आ जाओ, d माइनस 2 है, d माइनस 2 पावर कितनी है इसकी 1 पावर है, इसका मतलब है k की वैल्यू इसके लिए भी 1 है। ठीक है, तो क्या करोगे कि साथ में x की पावर k, x की पावर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल आ रहा है, ये दोनों हमारे पास सोल्यूशन k की वैल्यू 1 के लिए आ रहे हैं। ठीक है,